जरा सोच कर देखिए, एक 22 फीट ऊंचा एकदम चिकना और विशाल शिवलिंग, 70-70 टन के भारी भरकम पत्थर जो हवा में मतलब करीब 40 फीट ऊपर टिके हुए हैं। जो कि अपने आप में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और एक ऐसा निर्माण स्थल जो 11वीं सदी के किसी दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के रातों रात हमेशा के लिए खामोश हो गया। आमतौर पर जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो दिमाग में भव्य और पूरी तरह से तैयार इमारतें आती हैं। सही कहा, जैसे ताजमहल या कुतुब मीनार। हाँ, वहाँ सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। इमारत खड़ी है, उसकी कहानी पूरी हो चुकी है। लेकिन जरा कल्पना की जाए कि किसी ऐसी जगह पर कदम रखा जाए जहाँ काम पूरी रफ्तार से चल रहा था और अचानक जैसे समय वहीं जम गया हो। छेनी और हथौड़े की आवाज एकदम से बंद हो गई। एग्जैक्टली। डिजाइन और नक्शे चट्टानों पर ही छूट गए और एक इतना विशाल सपना आधा अधूरा रह गया। ये जो जगह है ना, ये एक तरह का ऐतिहासिक फ्रीज फ्रेम है। मैं भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के तट पर स्थित भोजपुर शिव मंदिर की बात कर रही हूँ। ये कोई आम खंडहर नहीं है। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हम इस 11वीं सदी के अधूरे लेकिन बेहद भव्य मंदिर के रहस्यों को परत दर परत समझेंगे। इसके निर्माण की तकनीक, विशाल पत्थरों को उठाने का विज्ञान और वो लोक कथाएं भी जो इस अधूरेपन से जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के पीछे जो दिमाग था उसकी बात करते हैं। 1010 से 1055 ईस्वी के बीच मध्य भारत में परमार वंश के राजा श्री भोजदेव का शासन था। जी, राजा भोजदेव। और मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से वो ऐसे राजा नहीं थे जो बस खजाने से पैसा निकालकर मंत्रियों को ऑर्डर दे दें कि जाओ मंदिर बना दो। अगर आज की भाषा में कहूँ तो वो इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट के सीईओ और चीफ आर्किटेक्ट दोनों थे। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। इस बात को गहराई से समझना जरूरी है कि राजा भोजदेव केवल कला प्रेमी नहीं थे, वो एक उच्च कोटि के विद्वान थे। मतलब उन्होंने अलग अलग विषयों पर 11 से ज्यादा विस्तृत ग्रंथ लिखे हैं। 11 किताबें? वाकई? हाँ, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सम्रांगण सूत्रधार। ये कोई आम साहित्य नहीं है। ये स्थापत्य कला, भवन निर्माण तकनीक और इंजीनियरिंग पर लिखा गया एक बेहद जटिल शोध है। यानी जो व्यक्ति इस विशाल संरचना के लिए पैसे दे रहा था, उसी ने उस इमारत को बनाने वाली पूरी टेक्स्ट बुक भी लिखी थी। बिल्कुल। जब किसी साम्राज्य का राजा खुद वास्तुकला का इतना बड़ा ज्ञाता हो ना, तो उस इमारत का पैमाना और उसमें इस्तेमाल होने वाला गणितीय डिजाइन वो उस युग के चरम विज्ञान को दिखाता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि बुर्ज खलीफा बनाने वाला डिजाइनर खुद ही उस देश का शासक हो। मतलब उन्हें पता था कि 70 टन के पत्थर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, या फिर इतनी बड़ी इमारत के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल कैसे होगा। एकदम सटीक। राजा भोज ये भली भांति समझते थे कि एक 22 फीट ऊंचे शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए नींव की गहराई कितनी होनी चाहिए। ये हवा में तीर नहीं चलाया जा रहा था। ये अप्लाइड फिजिक्स था। हाँ, शुद्ध अनुप्रयुक्त भौतिकी और स्थापत्य का संगम। जब लीडर के पास इतना तकनीकी ज्ञान हो तो कारीगरों की टीम एक बिल्कुल अलग स्तर की सटीकता के साथ काम करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात है। मतलब इतिहास की एक विडंबना देखिए। हमारे पास राजा भोज का पूरा ऐतिहासिक दस्तावेज है, उनका लिखा ग्रंथ है। फिर भी अगर बेतवा नदी के आसपास जाया जाए तो वहाँ के लोग एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। लोक कथाएं, राइट? हाँ, लोग कहते हैं कि इस भव्य मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि महाभारत के पांडवों ने अपने वनवास के दौरान बनाया था। और एक और कथा है कि कुंती ने कर्ण को यहीं बेतवा, जिसे पहले वेदवती नदी कहा जाता था, उसके किनारे छोड़ा था। ये मान्यताएं बहुत गहरी है। तो मैं यही सोच रहा था कि जब हमारे पास राजा भोज का इतना स्पष्ट इतिहास है तो पीढ़ियों से चली आ रही ये लोक कथाएं हावी क्यों हो जाती हैं? लोग इंजीनियरिंग से ज्यादा पांडवों की कहानी पर यकीन क्यों करते हैं? इसके पीछे ना मानव मनोविज्ञान और सामाजिक आस्था का एक बहुत गहरा कारण है। मैं समझाती हूँ। लोक कथाएं अक्सर किसी जगह के विशाल पैमाने को समझने का एक जरिया होती हैं। अच्छा, वो कैसे? जब लोग किसी ऐसी इमारत के सामने खड़े होते हैं जो उनकी रोजमर्रा की कल्पना से बहुत बड़ी हो, जैसे कि 40 फीट ऊंचे एक ही पत्थर से तराशे गए खंभे, तो मानवीय मस्तिष्क उसे किसी अति मानवीय शक्ति से जोड़ देता है। यानी आम इंसान को लगता है कि यार ये तो कोई इंसान बना ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। एक आम इंसान के लिए ये मानना मुश्किल होता है कि उसके जैसे ही इंसानों ने छेनी और हथौड़े से ये पहाड़ जैसा ढांचा खड़ा कर दिया।
इसलिए समाज इसे महाभारत के नायकों से जोड़ देता है, जिससे इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि पीढ़ियां कैसे इतिहास के खाली पन्नों को अपनी आस्था से भर देती है। भले ही ये कथाएं पांडवों की हों, लेकिन जब कोई असल में उस ढांचे को देखता है ना, उसकी विशालता को, तो समझ आता है कि लोगों को ऐसा क्यों लगा। वाकई। चलिए इसके भौतिक ढांचे की बात करते हैं, क्योंकि इसके आयाम किसी महाकाव्य से कम हैरान करने वाले नहीं हैं। इसकी वास्तुकला वाकई चरम पर है। हाँ, इसके डायमेंशंस के बारे में बताइए अब। तो ये मंदिर पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है और इसकी शुरुआत ही एक बहुत विशाल चबूतरे से होती है। इस चबूतरे की लंबाई 106 फीट, चौड़ाई 77 फीट और ऊंचाई 17 फीट है। बाप रे, 17 फीट की ऊंचाई! मतलब सिर्फ इस मंदिर की नींव ही आज के समय के लगभग 2 मंजिला इमारत के बराबर है। हाँ, सिर्फ नींव ही 2 मंजिला है और इस चबूतरे के ऊपर जो गर्भगृह खड़ा है उसका ढांचा 40 फीट ऊंचे 4 विशालकाय स्तंभों और 12 अर्ध स्तंभों पर टिका हुआ है। 40 फीट के खंभे, और ये टुकड़ों में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये मोनोलिथिक हैं, यानी एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं और इन पर जो नक्काशी की गई है वो भी अद्भुत है। प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना की प्रतिमाएं हैं। अंदर की दीवारों पर उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की मूर्तियां हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है इसके डिजाइन में। अंदर इतनी बारीक नक्काशी है, लेकिन मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है वो लगभग एकदम सादा और सपाट है। ये विरोधाभास क्यों? बाहरी हिस्सा असल में मंदिर के अधूरेपन की कहानी कहता है। बाहरी दीवारों पर बहुत सारे आले या गवाक्ष बने हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खाली हैं। खाली हैं? तो क्या वहाँ मूर्तियाँ लगनी थीं? हाँ, योजना के तहत वहाँ शिव संप्रदाय की मूर्तियाँ स्थापित की जानी थीं और दिलचस्प बात यह है कि वो मूर्तियाँ आज भी मंदिर के चारों ओर प्रांगण में बिखरी हुई पाई जाती हैं। ओहो, मतलब नक्काशी का काम बाहर से शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ रोक दिया गया। सही पकड़ा। और इस पूरे गर्भगृह के बीचों बीच वो मुख्य आकर्षण है, एक वर्गाकार योजना के केंद्र में स्थापित इस मंदिर का विशाल शिवलिंग, जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे। 22 फीट ऊंचा है। हाँ, यूनिपीठ सहित ये कुल 22 फीट ऊंचा है। दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक। इसका पॉलिश और गुलाई इतनी सटीक है कि 11वीं सदी के कारीगरों की कुशलता का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी वास्तुकला की त्रासदी भी तो जुड़ी है ना? बहुत बड़ी त्रासदी। चूंकि मंदिर का शिखर कभी पूरा नहीं बन पाया, सदियों तक इसके ऊपर कोई छत नहीं थी। एक तरह से 11वीं सदी की ओपन रूफ कार की तरह बस ये एक इमारत थी। हाँ, और फिर एक दिन ऊपर से एक बहुत भारी पत्थर सीधा नीचे गिरा और वो उस विशालकाय योनिपीठ पर आ गिरा जो एक ही पत्थर से बनी थी। और वो टूट गई होगी? बिल्कुल। उस भयानक झटके से वो योनिपीठ 2 हिस्सों में टूट गई और उसके बाद सदियों तक वो टूटी हुई योनिपीठ और मंदिर का खुला हिस्सा मौसम की मार झेलता रहा। बारिश, धूप, सब कुछ सीधे उस प्राचीन ढांचे पर गिर रहा था। तो पुरातत्वविदों के लिए इसे सुरक्षित रखना तो किसी दुस्वप्न से कम नहीं रहा होगा। इसे बचाया कैसे गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसका बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जीर्णोद्धार किया। सबसे पहले तो उस टूटे हुए योनिपीठ को आधुनिक रसायनों से वापस जोड़ा गया ताकि दरारें आगे ना बढ़ें। और वो जो छत खुली थी उसका क्या किया? उस खाली हिस्से को एक विशेष फाइबर ग्लास की चादर से ढांक दिया गया है ताकि पानी अंदर ना आए। फाइबर ग्लास? लेकिन क्या वो एक 11वीं सदी के मंदिर में अजीब नहीं लगता? मतलब बहुत मॉडर्न सा। यही तो ASI की चतुराई है। उन्होंने कोई आम पारदर्शी चादर नहीं लगाई। उस फाइबर ग्लास को मंदिर के मूल स्थापत्य डिजाइन के अनुरूप ढाला गया है। उसमें नीचे की ओर देखते हुए कमल का डिजाइन उकेरा गया है। अरे वाह! यानी जब कोई नीचे से ऊपर देखे तो प्लास्टिक नहीं बल्कि 11वीं सदी का वो कमल डिजाइन ही दिखे। एग्जैक्टली। पुराने और नए विज्ञान का कमाल का संगम है ये। बेहतरीन। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सस्पेंस है। हमने 17 फीट ऊंचे चबूतरे की बात की, 40 फीट ऊंचे खंभों की बात की, और 70 टन के पत्थरों की भी। वही तो। 11वीं सदी में आज जैसी कोई क्रेन नहीं थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं थी, तो 35 फीट लंबे पत्थरों को 40 फीट की ऊंचाई तक आखिर पहुंचाया कैसे गया? जादू तो हुआ नहीं होगा? जादू बिल्कुल नहीं था। इस असंभव लगने वाले सवाल का जवाब मंदिर के ठीक पीछे आज भी मौजूद है। उस रहस्य का नाम है एक विशाल और प्राचीन रपटा, जिसे हम रैंप कहते हैं। रपटा?
लेकिन एक मिट्टी के ढलान पर 70 टन का पत्थर कैसे चढ़ेगा? इतने भारी वजन से तो वो ढलान ही धंस जाएगा ना। यही तो राजा भोज की इंजीनियरिंग काम आती है। ये रपटा सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, इसके निर्माण में गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के नियमों का बहुत बारीकी से इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, कैसे? रपटे को स्थिरता देने के लिए उसमें कंकड़, भारी पत्थरों की परतें और सख्त मिट्टी को कूट-कूट कर भरा गया था, ताकि वो 70 टन का दबाव सह सके और पत्थरों को घसीटा नहीं जाता था। तो फिर ऊपर कैसे ले जाते थे? भारी पत्थरों के नीचे गोल लकड़ी के लट्ठे रखे जाते थे, जिन्हें वुडन रोलर्स कहते हैं। ओहो, यानी पत्थर उन लकड़ी के लट्ठों पर रोल करते हुए आगे बढ़ते थे। बिल्कुल, और ढलान का कोण इतना सटीक रखा गया था कि हाथियों के झुंड और सैकड़ों मजदूर भारी रस्सों से उन पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर खींच सके। कुछ प्राचीन पुलिस सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ होगा। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। सैकड़ों कारीगर तालमेल में रस्से खींच रहे हैं, हाथी जोर लगा रहे हैं और 70 टन का पत्थर हवा में ऊपर उठ रहा है। और सोचिए, ये रपटा प्राचीन भवन निर्माण तकनीक का एक बहुत ही दुर्लभ जीवित उदाहरण है। ये तो है। अगर बारिश और मौसम से ये रपटा कटकर नष्ट हो गया होता तो आज की दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती कि ये हुआ कैसे। लोग पक्का एलियंस की थ्योरी ले आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ना निर्माण तकनीक का ये अकेला सबूत नहीं है। अगर इस मंदिर के आसपास की चट्टानों को ध्यान से देखा जाए तो वास्तुकला का एक और खजाना मिलता है। आप उन चट्टानों पर उकेरे गए रेखा चित्रों की बात कर रही है ना, जो ब्लूप्रिंट्स हैं? हाँ बिल्कुल। निर्माण स्थल के पास की चट्टानों की सपाट सतहों पर मंदिर के डिजाइन बारीक आरेखों के रूप में उत्कीर्ण है। इसमें जमीनी नक्शा, दीवारों की ऊंचाई, खंभों की बनावट सब कुछ है। मतलब ये तो प्राचीन काल का ऑटोकैड या 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो गया। आज के डिजाइनर्स जो कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाते हैं, उन मास्टर्स ने अपनी सॉफ्टवेयर स्क्रीन सीधे ग्रेनाइट चट्टानों पर ही उकेर दी। और इसका फायदा देखिए, कागज या कपड़ा नष्ट हो सकता था, लेकिन चट्टान पर बने ये डिजाइन सदियों बाद आज भी मौजूद है। इससे ये साबित होता है कि वो ट्रायल एंड एरर से काम नहीं कर रहे थे। उनके पास अचूक योजना थी। एकदम। वो सम्रांगण सूत्रधार के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे थे। एक एक पत्थर का आकार पहले से तय था। तो अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे पास राजा भोज जैसा दूरदर्शी शासक है जो खुद किताबें लिख रहा है। हमारे पास चट्टानों पर उकेरे गए 3D ब्लूप्रिंट्स हैं। 70 टन वजन ढोने वाला विशाल रपटा है। हाथियों और कारीगरों की विशाल फौज काम कर रही है। सब कुछ एक बेहतरीन योजना के तहत चल रहा था। लेकिन फिर कोई ऐसी घटना घटी जिसने रातों रात सब रोक दिया। और यही इस मंदिर का सबसे बड़ा, शायद कभी न सुलझने वाला रहस्य है। इतनी आधुनिकतम निर्माण तकनीक के बावजूद ये मंदिर किसी अज्ञात कारणवश आज तक अपूर्ण है। तो इतने बड़े पैमाने पर चल रहे काम के अचानक रुकने का कारण क्या हो सकता है? इतिहासकारों के पास कोई तो सुराग होगा। कई सिद्धांत हैं, कोई पक्का लिखित प्रमाण नहीं है। कुछ मानते हैं कि शायद कोई बहुत भयानक भूकंप आ गया हो। कुछ का कहना है कि राजा भोज को किसी अचानक युद्ध का सामना करना पड़ा हो, जहां सारा खजाना और कारीगर लगाने पड़े हो। और शायद राजा भोज की अचानक मृत्यु भी एक कारण हो सकती है। हाँ, और उनके बाद आने वाले शासकों के पास शायद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए न वो विजन रहा हो, न ही खजाना। कारण जो भी हो, काम बहुत अचानक रुका था। तो इस पूरी कहानी का, इस अधूरेपन का हमारे लिए क्या महत्व है? सुनने वालों के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? मेरी राय में ये अधूरापन ही मानवता के लिए एक अनोखा उपहार बन गया है। जरा सोचिए, अगर मंदिर पूरा हो जाता तो क्या वो मिट्टी का रपटा वहाँ रहता? बिल्कुल नहीं, उसे साफ कर दिया जाता, चट्टानों को चमका दिया जाता, ब्लूप्रिंट्स मिट जाते। लेकिन इसके अधूरे रहने के कारण आज ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक ओपन एयर कंस्ट्रक्शन म्यूजियम बन गया है। एक खुला संग्रहालय। ये वाकई हमारे पूर्वजों को देखने का नजरिया बदल देता है। ये जगह हमें बताती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक नहीं रख रहे थे। वो उच्च कोटि के गणितज्ञ और इंजीनियर थे। वो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर रहे थे जिनकी सटीकता आज के विज्ञान को हैरान कर दे। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने उस ऐतिहासिक फ्रीज फ्रेम की बारीकियों को बहुत करीब से समझा। कैसे लोक कथाएं इतिहास के खाली पन्नों को भरती हैं, कैसे राजा भोज ने एक चीफ आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई, और कैसे प्राचीन ब्लूप्रिंट्स और रपटे ने 70 टन के पत्थरों को हवा में उठा दिया। इतिहास में जो चीजें अधूरी रह जाती हैं, वो अक्सर पूरी हो चुकी इमारतों से ज्यादा रहस्य समेटे होती हैं। इस बात से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है।
और इसी के साथ हम इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो शायद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। जरा आंखें बंद करके उस 11वीं सदी के दृश्य की कल्पना कीजिए। राजा भोज का साम्राज्य चरम पर है, ब्लूप्रिंट्स तैयार है, विशाल रपटा बना हुआ है, हजारों कारीगर पसीना बहा रहे हैं, हाथियों की चिंगाड़ और रस्सों के खींचने की आवाजें गूंज रही हैं, मूर्तियां शक्ल ले रही हैं। और तब अचानक ऐसा क्या हुआ होगा? कौन सा संदेश, कौन सी विपत्ति आई होगी कि एक शक्तिशाली साम्राज्य को अपना सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रातों रात हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा? छेनी और हथौड़े जहां थे वहीं छूट गए। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद आज भी उन्हीं खामोश चट्टानों और बेतवा नदी की लहरों के बीच कहीं अनसुना इंतजार कर रहा है।